तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और इस वक्त मेरे साथ में एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गोरखपुर से है अंबेडकर जन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऋषि कपूर जी हैं। वही अंबेडकर जन मोर्चा जो कि 3 साल से काफ़ी सुर्खियों में रहा है और जो मांगे हैं इनकी, जो अंबेडकर जन मोर्चा की जो मांगे हैं वो ज़मीन को लेकर के है। जो भूमिहीन जो परिवार है उसको 1 एकड़ ज़मीन होना अनिवार्य है, ऐसी इनकी मांग है। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ऋषि कपूर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ भारत में। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमको अपने स्टूडियो में जोड़ा और हमारी जो मांग है उसको आपने एनालिसिस किया। आगे जैसा कोई बात हो सके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ऋषि कपूर जी, जैसा कि एक आह्वान था 29 जनवरी को जन आक्रोश मार्च निकालने का, चौरा चौरी से लेकर के गोरखपुर तक जो 30-35 किलोमीटर का जो जन आक्रोश जो मार्च था वो निकालने का जो परमिशन था वो शायद प्रशासन ने नहीं किया और रद्द हो गया। तो उसकी क्या है पूरी जो आप लोगों ने जो आयोजन किया था चौरा चौरी से लेकर के गोरखपुर तक क्यों निरस्त कर दिया गया? मैं आपको बताना चाहूँ सर कि 29 जनवरी का जो जन आक्रोश मार्च का कार्यक्रम था हमारा, वो उत्तर प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके ही कहने पे गोरखपुर की प्रशासन ने उसको रद्द किया। भला रद्द क्या किया? 27 जनवरी को अंबेडकर जन मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी हैं, उनका गोरखपुर की पुलिस ने अपहरण कर लिया। पेपर में तो निकला कि गिरफ्तारी हो गई, लेकिन हम आपको बताएं कि गोरखपुर की पुलिस ने योगी आदित्यनाथ जी के कहने पे 29 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर के 27 जनवरी को माननीय श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण कर लेती है। घर जाते समय रास्ते से ही उनको पुलिस उस तरीके से उठाती है जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी को उठाया जाता है, किसी बहुत बड़े गुंडे को उठाया जाता है, किसी बहुत बड़े हत्यारे को उठाया जाता है। उस तरीके से माननीय श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण पुलिस करती है। 27 तारीख को रात में पुलिस अपहरण करती है और किसी तरीके से जब घर के परिजनों को या हम संगठन के लोगों को पता चलता है तो हम वहाँ के एसएचओ को जब फोन करते हैं, जिस थाने में पुलिस रखी होती है, तो वो एसएचओ हमें मना कर देता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रवण कुमार निराला जी हमारे पास नहीं है। और उसी थाने से, शाहपुर थाना गोरखपुर का है, उसी थाने से माननीय श्रवण कुमार निराला जी का 151 में चालान पुलिस करती है, कोर्ट नहीं लेके आती है। इतना पुलिस को डर सताया था और 5 दिन का गोरखपुर बिछिया जेल भेज देती है, 5 दिन का कारावास करती है। 5 दिन बाद जो है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रवण कुमार निराला जी को जेल से बाहर लाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आपको बताएं, पीछे थोड़ा सा ले जाना चाहते हैं सर। 29 जनवरी के पहले हमने एक कार्यक्रम किया, डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन, कमिश्नर ऑफिस गोरखपुर में 10 अक्टूबर को। वो 10 अक्टूबर को हमने जब कार्यक्रम किया, क्योंकि हमारा जो आंदोलन था वो 10 अक्टूबर को तीसरे चरण का आंदोलन था। पहले चरण का आंदोलन हमारा 17 दिसंबर को था, उसके बाद 17 मार्च को हमने किया, फिर हम 10 अक्टूबर को आंदोलन किया। तो ये तीनों चरण के जो आंदोलन रहे, चौथे चरण का आंदोलन 29 जनवरी को था। तो तीनों चरण के आंदोलन में ही हमने जमीन की मांग की है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ जमीन देना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है, ये हमारे सूबे के मुख्यमंत्री से मांग है। लेकिन घटना हम आपको थोड़ा पीछे ले जाए सर, तो 10 अक्टूबर को
सुबह 8 बजे से रात को 2 बजे तक हम आंदोलन करते रहे। उस बीच में 11:30 बजे के आसपास गोरखपुर के डीएम, एसएसपी, एडीजी, डीआईजी सारे बड़े ऑफिसर आते हैं। गोरखपुर के डीएम हमको आश्वासन देते हैं कि आपकी मांग सही है, आपने जो जेन्युइन मांग किया है, जो पब्लिक के बीच का डिमांड किया है, इसको हम मानते हैं और आप हमें 5 लोगों का एक ऐसा डेलीगेशन बना करके दीजिए जिसमें 5 लोगों की एक कमेटी हो, ताकि जब भी हायर लेवल पे बात करना हो हम आप 5 लोगों को बुला लें। ये बात कह के डीएम साहब जाते हैं, लेकिन गोरखपुर के आला अधिकारी प्रशासन रात को हम लोग को गिरफ्तार करते हैं 2 बजे। हमारे साथ बहुत तरीके की जोर जबरदस्ती करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और 307 जैसी गंभीर धाराओं में हमारे साथ उस आंदोलन में रिटायर्ड आईजी आरएस दारापुरी जी थे, श्रवण कुमार निराला जी थे और दिल्ली के हमारे कुछ बेहतरीन पत्रकार जो समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के आंदोलन के लिए अपने जान की कुर्बानी लगाने वाले ऐसे लोग थे। उनके ऊपर भी 307 जैसी मुकदमे लगाते हैं और 22 दिन की जेल की सलाखों पर भेजते हैं। लेकिन जब हम 22 तारीख को जेल से बाहर आते हैं तो सूबे के मुख्यमंत्री 4 तारीख को 4 नवंबर को गोरखपुर में एक दलित रैली करते हैं और वो कहते हैं कि हम दिसंबर तक 1.25 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को हम भूमि का पट्टा देंगे और वो अयोध्या में मंदिर का घंटा बजाने में व्यस्त हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम जिन दलित को ढाल बना करके शासन में आते हैं, जिन दलितों के घर हम खिचड़ी खाने जाते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी है, उनकी भी समस्या है जो अंबेडकर जन मोर्चा लड़ रहा है, जिसपे उन्होंने कमेंट किया कि दिसंबर तक हम भूमि का पट्टा देंगे, नहीं दिया। और उसी के वादा खिलाफी को लेकर के हम लोग 29 जनवरी को जन आक्रोश मार्च का आयोजन करते हैं, जिसमें माननीय श्रवण कुमार निराला जी को फिर 5 दिन की जेल होती है। हमारे घर, प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम के घर, हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी के घर, तमाम लोगों के घर पुलिस लगातार कई दिन तक छापे मारती है। जैसे हम लोग कितने बड़े गुनहगार हैं, हमें पकड़ने की कोशिश करती है। इसलिए इस आंदोलन को 29 तारीख को सरकार पूरी तरीके से सर रद्द कर देना चाहती है। हालांकि ऋषि जी, आपने जिक्र जो किया आंदोलन के कि ऐसा आंदोलन एक 10 अक्टूबर में भी हो चुका है, तो मैं दर्शकों को इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें दिल्ली से काफ़ी पत्रकार भी गए थे, जिसमें से 4 पत्रकार वहाँ पे डिटेन हो गए, जिसमें हमारे बड़े भाई जो समता आवाज़ टीवी के मनोज अंतानी जी वो भी गिरफ्तार हुए। नीलम बोध जी एनबी लाइव की चीफ एडिटर नीलम बोध जी वो भी गिरफ्तार हुई। उनके साथ साथ में उनके जो हस्बैंड भीम प्रकाश जी थे वो भी अरेस्ट हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक इंटरनेशनल पत्रकार वैलेंटीन नाम के फ्रांस के मुल्तान निवासी, वो भी इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए। आखिर में जो मतलब समाज सेवी थे दारापुरी जी, वो भी गिरफ्तार हो गए, जबकि वो प्रशासनिक विभाग से वो खुद रिटायर हैं और वो भी इतने बड़े पद से रिटायर हैं जो कि उनके पास में जो पुलिस है उनको रक्षा सुरक्षा देना चाहिए था उस उम्र में, मगर उनको जेल में डाल दिया गया, जो कि पूर्व आईजी भी रहे हैं। और एक हमारे एक वरिष्ठ लेखक पत्रकार वो भी गिरफ्तार हुए। डॉक्टर रामू सिद्धार्थ नाम क्या होगा उनका? सॉरी, मैं नाम अभी मेरे दिमाग से निकल गया था। तो डॉक्टर रामू सिद्धार्थ जी, और इस पार्टी के अम्बेडकर जन मोर्चा पार्टी के जो संयोजक श्रवण कुमार निराला जी, वो भी उस प्रकरण में उनको सबसे पहले ले जाया गया। तो साथियों, ये आंदोलन एक इतना ऐतिहासिक आंदोलन रहा है कि पत्रकारों को जेल में डाल देना
तो कहीं ना कहीं हम इस सवाल पे भी हम आएंगे, ऋषि जी से हम पूछेंगे। उससे पहले मैं ऋषि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मांगे हैं तो आप लोगों की जायज़ मांगे हैं या नाजायज नहीं मांगे सर, जायज जो सरकार इसको दबाना चाहती बात है? तो छोड़ ही दिया जाए। जैसे सिंपल से हम बात करें, आज भी भारत का 70% आबादी गांव में अपना गांव में निवास स्थान बना करके रहता है, गांव में रहता है। लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल गांव की स्थिति को आज अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कई 100 एकड़ जमीनें हैं, कई लोगों के पास कई हजार एकड़ जमीनें हैं। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो आंदोलन है सर, वो सरकार से हमारा आंदोलन है। हम आपको एक उदाहरण दें, अभी 2 साल पहले की अगर बात हम करें, तेलंगाना की जो सरकार केसीआर की सरकार थी, वहां पे उन्होंने वहां के लोगों को 3-3 एकड़ सर जमीन दिया। मैं एज ए डॉक्यूमेंट इस बात को कह रहा हूं, 3-3 एकड़ जमीन दिया और साथ में 10 लाख रुपया उन्होंने दिया व्यवसाय के लिए। वो कोई कर्जा नहीं दिया, कोई मुद्रा लोन नहीं दिया, कोई एमएसएमई पे उन्होंने लोन नहीं दिया, कोई खादी ग्राम का उद्योग का लोन नहीं दिया। उन्होंने 10 लाख रुपया व्यवसाय के लिए दिया वन टाइम। तेलंगाना की सरकार दे सकती है, तमिलनाडु की सरकार जमीन दे सकती है, तो मेरा पहला सवाल यही था सर कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं दे सकती? अगर भारत देश में तेलंगाना है, भारत देश में तमिलनाडु है, भारत देश में बिहार है, तो भारत देश में ही तो सर उत्तर प्रदेश आता है। तो जिन प्रदेशों में जमीन मिली है वहां के लोगों का जीवन और उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन सर बद से बदतर। आज भी गांव में वो स्थिति है सर कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर किसी को लाभ मिलना है तो बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं कि उनके पास इतनी जमीनें नहीं है कि वो अपना एक कमरे का मकान बनवा सके। आज भी वो झोपड़ी में रहते हैं, किसी के दूसरे के बनाए हुए घर में रहते हैं, किराए पे रहते हैं। ये स्थिति है सर। तो मैं तो सरकार से यही चाहता हूं कि सरकार 18,000 करोड़ का मंदिर बना सकती है, हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार पूरे देश में 4 लेन बना सकती है, सरकार पूरे देश में एयरपोर्ट बना सकती है, तो क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार जमीन खरीद करके उत्तर प्रदेश के भूमिहीनों को क्यों नहीं दे सकती? तो हमारी सर मांग यही है, हम देश के उस आदमी के पास खड़े हैं, उस व्यक्ति के पास खड़े हैं जो देश के सबसे निचले पावदान पे खड़ा है, जो गरीबी से भी नीचे है, जिसके पास रहने का जगह नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार 5 किलो राशन दे रही है, मुफ्त की रेवड़ी जिसे कह रहे हैं बांट रही है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों को 1-1 एकड़ जमीन दे दीजिए और अपने आला अधिकारियों को लगा करके आप झोला लेकर के घर घर 5 किलो राशन हर महीने में खुद वसूल लीजिए। उनका स्वाभिमान जिंदा रहेगा और आपकी सरकार में 5 किलो राशन ये गरीब लोग आपको दान दे सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ जमीन की बात हम कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे हम बात लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए सर हमारे पास कई लाख लोग इकट्ठा हो गए जो इस बात को बेखूबी से समझ चुके हैं। मगर यहीं पे एक सवाल निकल के आता है, लोगों ने सवाल भी किया है, कमेंट भी करा है। जब हम लोग थे वहाँ पर और मेरी वीडियो पे भी कमेंट आते हैं कि क्या सरकार के पास ज़मीन है या नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े मतलब कि स्टेट में क्या इतनी पॉपुलेशन है, सबसे अधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, क्या सरकार के पास वहाँ पर जमीन है जो 1-1 एकड़ जमीन का आप लोगों ने प्रस्ताव बिल्कुल किया है? बिल्कुल सर, बहुत इजी है, मिल सकता है। 2018 के आईएएस टीम का एक रिपोर्ट है हमारे पास, आप कहेंगे तो हम प्रोवाइड भी करा देंगे आपको। उस सर्वे के अनुसार भारत में जितने लोग भूमिहीन हैं, हम प्रति परिवार की बात कर रहे हैं सर, प्रति व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी भूमि प्रति परिवार हैं, अगर उस भूमिहीन परिवार को जमीन बांटा जाए तो 3.5 एकड़ जमीन उनके हिस्से में आएगी।
ये सरकार का सर 2018 का रिकॉर्ड है। उन्होंने रिटायर्ड आईएएस लोगों से एक समीक्षा कराया था, एक उन्होंने सर्वे कराया था। तो मैं तो सर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सिर्फ 1 एकड़ की मांग कर रहा हूँ। तेलंगाना की सरकार 3 एकड़ दे सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार 1 एकड़ नहीं दे सकती है? बहुत मतलब कि ये आप बिल्कुल आपने सर, मतलब बिल्कुल। आंकड़ा के साथ मतलब आप पेश कर रहे हैं, सबूत के साथ में आप पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका आंकड़ा और आने वाले भविष्य में सरकार के समक्ष ये भी पेश किया जाएगा। मगर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक तरफ किसान भी अपनी मांगों को एमएसपी बिल को लेकर के आज वो दिल्ली पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और जिनके पास ज़मीन है, कृषि योग्य ज़मीन है, जिनके पास बहुत सारी उपज होती है, मगर वो भी आज वो सड़क पर उतर चुका है। क्या लगता है कि आप लोगों की जो ये मांगे हैं वो पूरी हो जाती है? क्या इन किसानों के तरह वो भी आंदोलन बिल्कुल करने लग सर, हम आपकी बात से सहमत हैं कि आज किसान सरकार को वोट दिया, सरकार बनी है, और सरकार उन्हीं किसानों के ऊपर बुलडोजर चलवा रही है, गैस के गोले छोड़ रही है। उन्हीं किसानों के लिए रोड पे कीले पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे बिछा दी गई हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो क्रूरता वाली सरकार है ना सर, हिटलर वाली सरकार है, इसके समय खत्म होने के कगार पे आ गए हैं। आज किसान को अपने हक एमएसपी की बात करने के लिए अपने घर से इस कड़ाके की ठंड में, बारिश हो रही है, इस ठंड के मौसम में बाहर निकलना पड़ रहा है। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य हो सकता है सर, कि अपने हक की बात करने के लिए बार बार किसानों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है इस सरकार से। और ये सरकार सिर्फ उनके फायदे की बात को हम थोड़ा दूर रखें, मतलब आज इतना उनका नुकसान कर रही है सरकार, उनके ऊपर इस तरीके से प्रताड़ना कर रही है कि अगर जो भी आदमी गांव में बैठा हुआ है, टीवी न्यूज देख रहा है, अगर उनकी सोशल मीडिया पे चीजें देख रहा है, तो उसका हृदय सब दहल जा रहा है कि यही वो सरकार है जो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम पूरे किसानों के साथ खड़े हैं, हम गरीब के साथ खड़े हैं, हम गरीब के हित के लिए खड़े हैं। लेकिन सर देखा जाए तो चंद गिने चुने पूंजीपतियों की बात छोड़ दी जाए, जिसकी सरकार कठपुतली गुलाम बन चुकी है, आज इतने बड़े किसान आंदोलन करने की दोबारा जरूरत पड़ी है, एमएसपी की जरूरत लग रही है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। हम किसान के आंदोलन का सर पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि हम उसी जमीन की मांग कर रहे हैं, हम उसी कृषि योग्य जमीन भूमि की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, जहां आज आदमी को 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा होकर के भिखारी बनना पड़ता है, राशन की दुकान पे जाकर के लाइन में खड़ा होकर के अपने आप को लज्जित करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को भी, उत्तर प्रदेश की सरकार 1-1 एकड़ जमीन दे दे, और जो सेंट्रल की सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, जो सूबे के पूरे देश के प्रधानमंत्री अपनी छवि बना रहे हैं, विदेशों में जाकर के मंदिर के लिए 18-18 घंटे पूजा कर रहे हैं, उनको भी आंख खोल करके इस बात को देखना चाहिए कि हमारे देश के निचले पावदान के जो किसान है, जिसपे पूरा भारत टिका हुआ है, कृषि प्रधान जो देश भारत है, उन किसानों की क्या हालत हो रही है, इस पे भी प्रधानमंत्री को आकर के अपने बयान को जारी करना चाहिए सर। और मेरा मानना है कि बिना किसी तरह से एमएसपी का जो भी मांग है किसानों का, सरकार को हर हाल में उसको पूरा कर देना चाहिए। क्या लगता है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या सरकार दोबारा से ये आ पाएगी? राजनीति का हिस्सा दूसरा चरण है और जन आंदोलन की मांग का चरण दूसरा है। ये वही लोग हैं नहीं, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से बस वही बात मैं कहने जा रहा हूँ सर, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इनको सरताज पहनाया है, ये वही गरीब लोग हैं
जो गोरखपुर में भी प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके नेताओं को, जिनके पत्रकारों को 22-22 दिन तक जेल में रखा जाता है, जिनके नेताओं को अपहरण कर लिया जाता है। आज गोरखपुर में आंदोलन हो रहा है, आज देश के दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन हो रहा है। तो ये वही आंदोलनकारी लोग हैं सर जो इनको सरताज पहना करके ऊपर बैठाए हैं। तो अगर इन्हीं लोगों के मन में अगर इस तरीके की भावना है तो इनको उतारने में सर चंद मिनटें नहीं लगेंगी। कोई सरकारें किसी की बपौती नहीं है कि परमानेंट बनी रहे। ये किसानों की ही देन है सर, और अन्नदाताओं की ही देन है, ग्राम में बसने वाले लोगों की ही देन है कि आज सरकार सेंट्रल में बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाए तो आने वाली 24 की सरकारों में हमको लगता है सर ये एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बताया जाता है कि आप लोगों का जो आंदोलन है वो जैसे सर छोटी सी आंदोलन नहीं, थोड़ा पीछे ले जाएं। देश आजाद हुआ, संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। उस समय लोगों ने भी विरोध किया, वोट देने का अधिकार सबको बराबर का नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने ये हमको वोट देने का अधिकार सर संवैधानिक रूप से बराबर का दे दिया। संविधान में प्रावधान उन्होंने बनाया कि हर आदमी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हर आदमी वोट देगा और अपना राजा खुद चुनेगा, अपना विधायक चुनेगा, अपना सांसद चुनेगा, अपना प्रधान चुनेगा। ये उन्होंने प्रावधान बनाया। तो उसी संविधान में उन्होंने ये भी सर प्रावधान बनाया कि हर आदमी को जमीन बराबर मिलनी चाहिए, हर आदमी के पास जीवन जीने के तरीके में जितनी तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए, जमीन होना चाहिए, घर होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। ये सब संवैधानिक तरीके की बात है। और एक छोटी सी बात हम आपको ले चले सर, अगर हमारी मांग गलत होगी या हम उत्तर प्रदेश में गलत मांग कर रहे हैं तो ये इतनी क्रूर सरकारें हैं जो बुलडोजर चलवा देती है घरों पे, तो सर अब तक हमें उजाड़ के फेंक देती। इस सूबे के मुख्यमंत्री 4 नवंबर को आकर के ये बयान नहीं देते कि हम 1.25 करोड़ लोगों को भूमि का पट्टा देंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी मांग गलत नहीं है, वरना इस सूबे के मुख्यमंत्री हमारी बात को कभी खारिज कर चुके होंगे। एक आरोप और लगा जाता है अंबेडकर जन मोर्चा के ऊपर कि जिस प्रकार से 10 अक्टूबर में कलेक्ट्रेट ऑफिस को पूरा घेर करके महिलाएं बैठी थी, लगभग 10,000 के करीब में जो महिलाएं जो बैठी हुई थी, आप लोगों ने किराए पे मंगवाया हुआ था। मतलब कि जैसे सर कि पैसे जो भी वहाँ महिलाएं थी, ये जो भीड़ थी अपने अनुसार नहीं आई थी, जैसे सर वो आप लोगों ने MLA तो है नहीं, ना हम MP हैं, ना MLA और MP हम पहले रहे हुए हैं, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी MLA MP रहे हैं पहले। तो पैसे की तो बात दूर की है, हम 10 रुपए की वो रसीद का चंदा कटवाते हैं, लाखों लाख लोगों के पास हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। वो 10-10 रुपए के रसीद से सर हम अपना हर आंदोलन को सफल बनाते हैं और ये सरकार रोक भी नहीं पाती है। और जो महिलाओं की बात है, तो महिला सुबह 8 बजे लेकर के सर रात को 2 बजे तक बैठी हुई थी। तो पैसे पे जो भीड़ सरकार बुलाती है ना सर, जब प्रधानमंत्री के आयोजन के कार्यक्रम में जो भीड़ आती है, वो 4 घंटे से ज्यादा पैसे वाली भीड़ नहीं रुकती है, वो 5 घंटे से ज्यादा भीड़ नहीं रुक सकती। हमारे आंदोलन की जो बात थी सर, जो भी हमारे साथी यूट्यूबर आए, जो भी पत्रकार साथी थे, उन्होंने तमाम वीडियो बनाया और वायरल भी किया है। वो महिलाओं से जा करके उन्होंने पूछा कि आपको कितना पैसा दे करके अंबेडकर जन मोर्चा ने बनाया। उन्होंने सीधा सीधा एक जवाब दिया कि ये पैसे लेने देने की बात नहीं है, हमारे हक और हकूक की लड़ाई है कि पूर्वांचल में पहली बार कोई ऐसा आदमी तैयार हुआ, कोई ऐसा संगठन तैयार हुआ है जो जनता की बात कर रहा है, जो पब्लिक की बात कर रहा है, जो समस्या जनता की है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ हम अपना किराया भाड़ा लगा करके खुद आए हैं और अपने खाने का इंतजाम भी करके लाए हैं। तमाम वीडियो आप देखिएगा, महिलाएं अपना रोटी सब्जी, नमक रोटी चटनी लेकर के खुद आई थी कि जब तक हमें हमारे बीच इस सूबे के मुख्यमंत्री या कोई बड़ा आला अधिकारी आकर के हमें आश्वासन नहीं दे देगा कि कब तक जमीन हमें दिया जाएगा या उस मुद्दे पे क्या काम हो रहा है, तब तक वो महिलाएं हटने वाली नहीं है। नहीं, वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया गया है कि आप लोगों ने महिलाओं को काफ़ी चढ़ा बढ़ा करके फुसला करके लेकर आए थे और ओवर टाइम की भी बात हुई थी कि आपको रात भर रुकना है या चाहे 10 दिन तक रुकना हो। तो जब भी गांव में मीटिंग किए सर, तो हम वहां से जो लोग भी आए, चाहे माता आए, चाहे बहनें आए, चाहे भाई लोग आए, जो लोग भी आए, हमने उनको बताया
कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए और 70 साल से आप सोए हुए लोग हैं, आपने अपने हक की बात नहीं की है। और आज अगर आप अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने हकूक की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो ये क्रूर सरकार एक दिन में आपको आपकी जमीन नहीं दे देगी, एक दिन में आपकी बात नहीं मान लेंगे। ये बात हम पब्लिक में लोगों से पब्लिकली बताते हैं कि आप 70 साल से सोए हुए लोग हैं, इसलिए आपको जागना होगा। एक दिन 10 दिन के आपको महीनों महीनों भूखा रहना होगा अगर अपने बच्चे को भविष्य को सुनहरा बनाना है, अपने घर के लोगों की जिंदगी सुनहरी बनानी है, तो आपको अपने आंदोलन के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। 10 दिन क्या सर, महीनों महीनों लगना पड़ेगा, फिर भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लोगों की बात की लड़ाई है, लोगों की समस्याओं की लड़ाई है, तो वो लोग खुद जाग चुके हैं जिनको सरकार अब नहीं सुला सकती है, उनको बरगलाने की जरूरत नहीं है सर। वहीं एक और आरोप लगता है कि आप जो आपके जो संगठन के ऊपर है वो कई बड़े उद्योगपतियों का हाथ है और बाहर विदेशों से फंडिंग हो रही है। सरकार के साथ जो पुलिस प्रशासन है वो भी सरकार के ही इशारे पे काम करती है। हमने बताया ना कि हमारे ऊपर 360 जैसे मुकदमे की धारा लगे, तमाम ऐसी धाराएं गंभीर सरकार लगा करके हमको सर जेल में भेजी, जिनका हमारा उस धारा से कोई मतलब ही नहीं है। तो सरकार कोई भी आरोप लगा सकती है कि आपके ऊपर फंडिंग हुई है। वो एक वैलेंटीन फ्रांस से आए हुए थे, जो एक दलित साहित्यकार पत्रकार मान सकते हैं, जो गोरखपुर में आए और अंबेडकर जन मोर्चा के आंदोलन को देख करके प्रभावित हुए और वो सिर्फ फोटो शूट करने के लिए आंदोलन में आए थे। उसकी सजा उनको मिली कि वो 2 महीने सर जेल में रहे। तो विदेशी फंडिंग की तो बात दूर की है सर, मतलब आए हुए पत्रकार के साथ सरकार के पुलिस वाले इतनी क्रूरता कर रहे हैं। तो आप सोचिए अगर हमारे पास फंडिंग होता या हमारे पास उद्योगपतियों का हाथ होता तो सरकार कितनी क्रूर होती। तो हम सर जनता के पैसे से 10 रुपए की जो रसीद, सदस्यता रसीद कह लीजिए, चंदा कह लीजिए, पब्लिक के बीच हमारी मांग कह लीजिए, या कह दीजिए पब्लिक के बीच हम जो डिमांड करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसमें आप, वो 10-10 रुपए हम इकट्ठा करके अपने आंदोलन को इकट्ठा करते हैं और लाखों गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। इसमें सरकार कोई आरोप लगाए उसको हम खुद खारिज करते हैं, क्योंकि हम उन गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपने किराए भाड़े से हमारे आंदोलन में आते हैं, और वो आंदोलन उनका है सर, हमारा आंदोलन भी नहीं है। हम सिर्फ रास्ते पे चलते हैं। इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं सर, जिम्मेदारी तो हम को, जो अपनी मनमानी इसमें जिम्मेदार तो हम दोनों को मानते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा 1 मिनट आपका समय लेंगे सर थोड़ा सा, कि अगर 17 दिसंबर को जब हमने कार्यक्रम किया तो 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गोरखपुर में लगा था, सारे आला अधिकारी वहीं उपस्थित थे, और 17 दिसंबर को योगी जी के ही इशारे पे पूरी पुलिस प्रशासन हम लोगों के पीछे खड़ी थी। 17 मार्च को हमने आंदोलन किया, तो 16 मार्च को योगी आदित्यनाथ, आप सर इतिहास पेपर देख लीजिएगा, 16 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में, 10 अक्टूबर को हमने रैली किया, 8 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक इस सूबे के मुख्यमंत्री गोरखपुर में अपना कार्यक्रम जगह जगह लगाते हैं, और इन सारे अधिकारियों को अपने पास बुलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, या जिस भी तरीके से उनके ऊपर दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, उस तरीके से जो है सर हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन अपना रवैया करता है। तो चलिए अभी चलते चलते क्या है आगे की रणनीति, और अभी क्या आंदोलन अभी बाकी है, या प्रशासन के चलते या शासन के चलते, या अभी जो चुनाव होने वाले हैं, अभी शायद मार्च से स्टार्ट हो जाएगी कैंपेनिंग, तो उसको लेकर के अभी इस मतलब कि जो अंबेडकर जन मोर्चा है, नहीं सर, आगे जैसे हम को निरस्त कर दिया, आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमीन की जो लड़ाई है ये उस गरीब की लड़ाई है, उस गरीब के मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है उसकी लड़ाई है, इसको हम बदल नहीं सकते। और अंबेडकर जन मोर्चा इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें भी अपने 4-5 प्रत्याशी को उतारा है। अंबेडकर जन मोर्चा ने खुद चुनाव लड़ा है, खजरी से मैं खुद विधानसभा लड़ा,
बांसगांव से माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने चुनाव लड़ा। गोरखपुर के सदर सीट से जो योगी जी की सीट है वहां से सीमा गौतम जी ने चुनाव लड़ा। चौरी चौरा से ब्रजेश्वर निषाद जी ने चुनाव लड़ा। हमारे साथी भी चुनाव लड़े और आगे की रणनीति भी सर यही है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी हम अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। और हम ये मैसेज सरकार को भी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये लड़ाई रुकने वाली और बंद होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आंदोलन का रूप हो सकता है, हम बदल सकते हैं, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अगर सरकार बार बार हमको जेल भेजेगी तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। और सरकार को हम ये भी बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर सरकार हमारी बात ऐसे नहीं मानेगी तो हम अपने नेता को अपने वोट की बदौलत उसको सदन में भेजेंगे, ताकि हमारी बात करने वाला भी उस सदन में होगा और हम जमीन पे भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन में भी हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ताकि इस गरीब जनता को किसी भी हाल में उसका हक मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, जो कि आपने इतनी कीमती समय निकाल करके आप इतने रात को हमसे जुड़े और हमसे बात की और सारी जो संगठन की जो नीतियां हैं, आपके संगठन की नीतियां, वो सब दर्शकों के सामने पेश किया। और किस प्रकार से जो क्रूर सरकार, अब मैं इसलिए नाम देना चाह रहा हूँ कि क्रूर इसलिए कि मैं भी जेल में था। हालांकि एक पत्रकार की जो होती है चीज़ें, वो पत्रकारिता होती है, न कि किसी संगठन में लिप्त होकर के एक पत्रकार काम कर सकता है, न करेगा। और निष्पक्ष रूप से उस आवाज़ को उठाने के लिए दिल्ली से चल करके गोरखपुर पहुँचे थे वरिष्ठ पत्रकार मनोज अंतानी जी, जो कि समता आवाज़ टीवी के चीफ एडिटर हैं, और नीलम बौद्ध जी जो NB लाइव के वो चीफ एडिटर हैं, उनके हस्बैंड भीम प्रकाश जी, और पब्लिक दस्तक के रमेश चंद जी, और मैं स्वयं खुद आवाज़ भारत से संतोष कुमार अम्बेस, और वैलेंटीन जो पत्रकार, इंटरनेशनल पत्रकार फ्रांस से पहुंचे थे कवरेज करने के लिए। हमारी सिर्फ गलती ये थी कि जो गरीब जनता थी उसकी आवाज़ बन करके हम लोग गए थे, ताकि सरकार के कानों तक पहुँचे। मगर वहाँ पे सरकार ने उल्टा रवैया, उस आवाज़ को दबाने के लिए पत्रकारों को ही अंदर डाल दिया। क्या है आगे की नीति अम्बेडकर जन मोर्चा की, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है साफ साफ कि जनता अगर चाहेगी, अगर वो सदन में भेजना चाहती है, संसद में भेजना चाहती है, तो हम वहाँ पे भी संसद में भी जाकर के आवाज़ उठाएंगे। मगर ये जो मांगे हैं वो मांगे पूरी करवा करके रहेंगे। तो मैं संतोष कुमार अम्बेस, आप देख रहे थे आवाज़ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। थैंक यू सर। ऋषि कपूर जी।